नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐसी खबरों को कवर करते हैं जिसकी खबर आपको होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपसे सीधा सरोकार रखती हैं। पहली सूचना शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कल शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन हुआ। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 97,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड और बीटीसी डिग्रीधारी बेरोजगारों ने नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। बेरोजगारों का कहना है कि साल 2018 के बाद से परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 4 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में यह बात स्वीकार की थी कि शिक्षकों के 51,112 पद खाली हैं। उसके बाद से हर साल सेवानिवृत्ति से हजारों पद खाली हो चुके हैं। वर्तमान में कम से कम 97,000 पद रिक्त हैं। आयोग के उपसचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय और नवल किशोर ने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हित में शीघ्र कदम उठाने जा रही है। अफसरों के आश्वासन पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। निष्क्रिय आयोग एक्स पर भी नाराजगी जताई गई। नवगठित आयोग के क्रियाशील न होने पर युवा मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर नाराजगी जताई। अध्यक्ष अनिल सिंह ने टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 रिक्त पदों को शामिल कर परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही अन्य लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करने का मुद्दा उठाया। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही आपको टीजीटी पीजीटी 2022 के परीक्षा की तारीख भी देखने को मिल सकती है। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों पर चयन को लेकर उठे सवाल की है। साक्षात्कार में नाम नहीं होने के बावजूद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों पर चयन को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि 2 अभ्यर्थियों का नाम साक्षात्कार सूची में नहीं होने के बावजूद भी उनका चयन किया गया है। इस पूरे मामले पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ प्रोफेसर जया कपूर का कहना है कि इंटरव्यू में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई। प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कट ऑफ स्कोर के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की टिप्पणी देखते हैं। यदि उन्हें लगता है कि स्कोर जोड़ने में कहीं विसंगति है तो वे ग्रीवांस सेल में आवेदन करते हैं। ग्रीवांस कमेटी की ओर से पुनर्समीक्षा की जाती है और उनका दावा सही पाए जाने पर कुलपति की विशेष अनुमति से उनकी अतिरिक्त अभ्यर्थी के तौर पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वाणिज्य विभाग के अभ्यर्थियों ने भी ग्रीवांस सेल में आवेदन किया था। 4 अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाए जाने पर उनको इंटरव्यू में शामिल किया गया। अगली सूचना यूजीसी नेट रद्द करने संबंधी याचिका से है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल यानी सोमवार को यूजीसी नेट रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने वकील से कहा कि यह याचिका आपको नहीं बल्कि प्रभावित छात्रों को दाखिल करनी चाहिए थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि जनहित याचिका खारिज करने का फैसला उसके गुण, दोष और तथ्यों के आधार पर नहीं है। और अब अगली सूचना है, बिहार से सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आरक्षण सीमा बढ़ाने के मामले में बिहार सरकार को राहत नहीं मिली है। जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े दलितों और आदिवासियों की आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के मसले पर बिहार सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़,
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पटना कोर्ट के 20 जून के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की 10 अपीलों पर सुनवाई की सहमति दे दी, लेकिन प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले में हम फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सितंबर में इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे। बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इन 2 अधिनियमों को रद्द किया था। पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए बिहार आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया था। अगली सूचना नीट काउंसलिंग से संबंधित है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी ने सोमवार को नोटिस करके यह जानकारी दी कि नीट काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में देश के तकरीबन 710 मेडिकल कॉलेजों की 1,10,000 एमबीबीएस सीटों का आवंटन छात्रों को किया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी के सचिव डॉक्टर बी श्रीनिवास ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण की शुरुआत अगस्त के पहले सप्ताह से संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र इस बीच नियमित एमसीसी की वेबसाइट और नए जारी होने वाले नोटिसों पर ध्यान दें। आपको बताते चलें कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान बीडीएस की 21,000 सीटों के साथ आयुष और नर्सिंग की सीटों का भी आवंटन होगा। 23 अगस्त से शुरू होने जा रही सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 56 केंद्रों पर 5 दिन होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। परीक्षा केंद्रों के लिए जारी नई गाइडलाइन के बाद अब सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या आधे से कम रह गई है। पिछली बार जिले के 126 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। इस बार परीक्षा के लिए 56 केंद्र ही बनाए जाएंगे। जिले में इन परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर लिया गया है। परीक्षा 10 पालियों में कराई जाएगी। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पिछले दिनों तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगस्त में 23, 24, 25, 30 व 31 तारीख को परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। पिछली बार परीक्षा 126 केंद्रों पर 6 पालियों में संपन्न हुई थी। इसके बाद सुरक्षा के लिए शासन ने केंद्र निर्धारण की नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके कारण सरकार और सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाने की संस्तुति की गई थी। परीक्षा में कुल 2,69,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, यानी एक दिन में तकरीबन 26,900 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय और एमएनआईटी में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। संगम सभागार में बनाया जाएगा इसका स्ट्रांग रूम। सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र रखने के लिए संगम सभागार में ऊपर की ओर स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। यहाँ पर डबल लॉक में प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद उत्तर प्रदेश से बिहार तक विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 इंजीनियर नपे हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए जांच बैठाई है। आपको मालूम होगा, दिल्ली स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। इसके बाद घटना को संसद से लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कों तक छात्रों में आक्रोश नजर आया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। राजेंद्र नगर में 6 कोचिंग सेंटर भी निगम ने सील किए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। समिति को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इस घटना के लिए गाद सफाई पर आरोप प्रत्यारोप भले ही लग रहे हों, लेकिन जिनकी जान गई है उसकी कोई कीमत नहीं है। 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मृतक 3 छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की सोमवार को घोषणा की है। कोचिंग मामले में संसद के दोनों सदनों में कल हंगामा भी हुआ। कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की मौत पर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को हंगामा हुआ। विभिन्न दलों के सदस्यों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की और कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए कड़े कानून बनाने का सुझाव दिया।
इस पूरे मामले पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सदन में कहा कि कोचिंग का व्यवसायीकरण चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, परामर्शों का पालन होता तो हादसा नहीं होता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, संस्थानों को नियमित करने का काम केंद्र का है। तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे देश में कुछ हो या ना हो, लेकिन हर एक मुद्दे पर राजनीति जरूर होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले का आगाज कल यानी सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन 5 पाठ्यक्रमों में पंजीकरण शुरू हुआ। वहीं पीजी के 33 पाठ्यक्रमों में पंजीकरण मंगलवार यानी आज से शुरू होगा। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कट ऑफ जारी कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कट ऑफ के मुताबिक एमएससी बॉटनी, एमएससी एग्रीकल्चर जंतु विज्ञान, एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी, एमए वोकल और एमएससी जंतु विज्ञान में प्रवेश के लिए सोमवार से पंजीकरण शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरिफिकेशन और फीस जमा 3 अगस्त तक होंगे। एमए प्राचीन इतिहास, एमए एमएससी मानव विज्ञान, एमए अर्थशास्त्र, एमए हिंदी, एमए शिक्षा शास्त्र, एमए मास कम्युनिकेशन, एमए मध्य एवं आधुनिक इतिहास आदि विषयों का कट ऑफ जारी कर दिया गया है। इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मंगलवार से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। और अंत में एक नज़र ओलंपिक पदक तालिका पर। पहले स्थान पर कोरिया 5 स्वर्ण पदक और 3 रजत 1 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदकों के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक तथा कुल 11 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं चीन की बात करें तो चीन अभी भी तालिका में तीसरे स्थान पर है। इसे 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ कुल 9 पदक प्राप्त हुए हैं। फ्रांस को 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 3 कांस्य पदक मिले और कुल पदकों की संख्या 14 है। वहीं दूसरी तरफ भारत को अब तक केवल 1 यानी कांस्य पदक प्राप्त हुआ है और तालिका में भारत 25वें स्थान पर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। ऐसे ही तमाम सूचनाओं के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। वीडियो अगर आपके काम कर रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।